अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नातीसी मादे। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हमारे सिलेबस में 11वें नंबर पर है। आप देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमको मैग्नातीस के बारे में, मतलब जो बार मैग्नातीस होता है उसके ताल्लुक़ से हमको पढ़ाई करना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देखिए, किसी भी मैग्नातीस को अगर हम आज़ादाना तौर पर अगर उसको धागे से बांधकर लटका दें तो आपको पता है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ यानी शुमाल और जुनूब की जो सिमत है उस सिमत में वो रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बार मैग्नातीस है वो दो कुतुबैन रखता है, यानी उसके अंदर दो कुतुबैन होते हैं। एक शुमाली कुतुब जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं और एक जुनूबी कुतुब जिसे साउथ पोल कहते हैं। अब क्योंकि मैग्नातीस के अंदर हमेशा दो कुतुब होते हैं इसलिए हम उसे मैग्नातीसी दो कुतुब या मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपने मान लो ये इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है और उसके ऊपर आपने एक बार मैग्नातीस को लटकाया हुआ है। उस बार मैग्नातीस के जो दो कुतुबैन हैं, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये उसका साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। अब आप अपने हाथ में एक दूसरा मैग्नातीस लो और उसके नॉर्थ पोल को ये वाले यानी पुराने मैग्नातीस के नॉर्थ पोल के सामने लेकर आओ। आप देखेंगे कि ये जो लटका हुआ जो मैग्नातीस है वो इधर भागेगा। ओके, वो दूर जाएगा। यानी एन पोल के सामने अगर आपने एन पोल लेकर आ गए, शुमाली कुतुब यानी नॉर्थ पोल के सामने अगर आप नॉर्थ पोल ला लेते हैं तो लटका हुआ जो मैग्नातीस है वो दूर भागेगा, मतलब उसके अंदर दफ़ा का मामला हमको नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मैग्नातीस जो जिनके कुतुबैन एक जैसे हैं, अगर उन एक जैसे कुतुबैन को अगर एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे से दफ़ा करते हैं, यानी उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो पैदा हो जाता है। इसके उलट आप यहाँ पर ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर एस पोल लिए और यहाँ पर एन पोल है मान लो, तो ये वाला जो इसका जो एन पोल है वो इस एस पोल की तरफ कशिश करेगा, वो फ़ौरन उससे आगे चिपक जाएगा या चिपकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नातीस के जो अपोजिट कुतुबैन होते हैं, मुखालिफ जो कुतुबैन होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है मैग्नातीस के बारे में, यानी बार मैग्नातीस का इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोई मैग्नातीस लिए, मान लो आपने इस तरीके से एक मैग्नातीस लिए। ओके, इस मैग्नातीस के अंदर सपोज करते हैं कि यहाँ पर एन पोल है और यहाँ पर एस पोल है, और ये वाला जो बीच वाला जो पॉइंट है मान लो कि ये ओ है। तो मैग्नातीस की जो ताकत है, मैग्नातीस की जो स्ट्रेंथ, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं, वो हमेशा सिरों पर पाई जाती है, मतलब यहाँ पर ये दोनों सिरों पर। तो मैग्नातीस की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नातीसी ताकत, वो क्योंकि कुतुबैन पर पाई जाती है इसलिए उस चीज़ को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता, यानी कुतुबी ताकत। ओके, जो नॉर्थ पोल है उसकी कुतुबी ताकत को आम तौर पर प्लस एम लिया जाता है और जो साउथ पोल है उसकी कुतुबी ताकत को माइनस एम से जाहिर किया जाता है। ओके, अब आप देखो कि दोनों के दरमियान एक फ़ासला है, दोनों कुतुबैन के दरमियान। तो दोनों कुतुबैन के दरमियान का जो फ़ासला है उसको अगर आप इस कुतुबी ताकत से ज़रब करेंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा उसे कहते हैं मैग्नातीसी दो कुतुबी मेयार असर। मैग्नातीसी दो कुतुबी मेयार असर, आम तौर पर उसको एम बार से ही डिनोट करेंगे। तो एम बार इज़ इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ओके, तो ये कुतुबी ताकत जो है, कुतुबी ताकत को अगर आप दोनों कुतुबैन के दरमियान के फासले से अगर आप ज़रब कर देते हैं तो जो नंबर आपको मिलेगा वो
मैग्नातीसी दो कुतबी में आ रहे हैं सर, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। ओके, इसी तरह से मैग्नातीस के अतराफ में जो मैग्नातीसी मैदान होता है उसमें जो तेज़ी होती है, उसकी जो हिद्दत होती है, उसे मैग्नातीसी अमाला मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम मैग्नातीसी दो कुतबी में आरेसर के बारे में एक बार अपना पुराना जो आर्टिकल है वो रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग देखो, मैग्नातीसी दो कुतबी में आरेसर इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। ओके, यानी बर्की रॉ की जो मैग्नातीसी मैदान, ये जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक सर्कुलर लूप लेते हैं और उसमें से अगर करंट गुजारते हैं तो वो जो सर्कुलर लूप है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बन जाती। ओके, तो यहाँ और इसीलिए हमने उसके लिए मतलब सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो मैग्नातीसी मैदान जैसा है या मैग्नातीसी दो कुतुब जैसा है, इसलिए उसके लिए अगर हम मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर का फॉर्मूला बनाए तो वो कुछ ऐसा आएगा, m=i/a। इस पर से आई की जो यूनिट है वो हो जाएगी एम्पियर और ए जो है एरिया, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर जो यूनिट बनेगी मैग्नातीसी दो कुतबी मेयार असर की वो होगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, इतनी बातें यहाँ पर बार मैग्नातीस या बार मैग्नेट जो है उसके इंट्रोडक्शन के लिए थी। ओके, ये तमाम बातें आप इंट्रोडक्शन के तौर पर अपने पास नोट करके रख सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए, जो पहला सवाल जो हमको यहाँ देखना है इस चैप्टर के अंदर, वो है यकसा मैग्नातीसी मैदान में मौजूद दो कुतबी मैग्नातीस पर अमल करने वाले गर्दिशा यानी टॉर्क के लिए ज़ाब्ते की बुनियाद पर मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा का ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए। ओके, देखिए सवाल काफ़ी बड़ा है। दो तीन चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर सबसे पहले आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यानी ऐसा मैग्नातीसी मैदान लेना है जो बिल्कुल एक जैसा हो, कांस्टेंट हो। उस यकसा मैग्नातीसी मैदान के अंदर एक बार मैग्नातीस रखना है। जब आप एक मैग्नातीसी मैदान के अंदर यानी बैरूनी मैग्नातीसी मैदान के अंदर जब आप एक बार मैग्नातीस रखेंगे तो वो जो बार मैग्नातीस है उसके अंदर एक तरह से इर्तियाश या गर्दिशें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ओके, अगर वो गर्दिश, उसमें गर्दिशें अगर पैदा होती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर गर्दिशा अमल कर रहा है। तो वो जो गर्दिशा उसके अंदर अमल करेगा टॉर्क, उसको बुनियाद बनाकर या उसका फॉर्मूला मालूम करके हमको बार मैग्नातीस जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, उसकी मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमको मालूम करना है। तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मकसद है। ओके, सबसे पहले अब आप इस फिगर पर नज़र डालिए। आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में ये जो आड़ी लाइनें जो नज़र आ रही हैं तो ये बी बार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी ये एक मैग्नातीसी मैदान है। आप इसके अंदर ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ कहीं तो भी एक बहुत बड़ा एन पोल होगा, एन मैग्नातीस होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एस पोल होगा, इसलिए मैग्नेटिक लाइन जो है वो एन से इसकी जानिब इस तरह से हमने बना दिए। ओके, अब आप क्या करो, ये जो मैग्नातीसी मैदान है इसके अंदर हमने यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो बार जैसी चीज़ जो नज़र आ रही है आपको, तो ये एक बार मैग्नातीस है। इस बार मैग्नातीस का जैसा आप देख रहे हो कि एन पोल जो है वो यहाँ है और एस पोल यहाँ पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने बाहर वाले मैग्नातीसी मैदान का एन पोल लिया था, तो एन पोल के करीब एस आएगा और इधर एस कुतुब है, इसलिए ये जो एन पोल है ये इसकी तरफ कशिश करेगा। ओके, तो हमने क्या किया कि एक मैग्नातीसी मैदान लिया और उसके अंदर एक बार मैग्नातीस को ला के रख दिए। इस बार मैग्नातीस का दो कुतबी मेयार असर जो है वो मान लो कि स्मॉल एम है। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि इस मैग्नातीस के एन पोल पर मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर यहाँ पर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसको इधर ले जाएगी। ओके, आप इस कुव्वत का नाम एफ एन रख सकते हैं। और उसी तरह से इस पोल के ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसको इधर लेके जाएगी, इसको आप एफ एस बोल सकते हैं। एफ एन का मतलब है नॉर्थ पोल पर अमल करने वाली मैग्नातीसी कुव्वत और एफ एस का मतलब है साउथ पोल पर अमल करने वाली मैग्नातीसी कुव्वत। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये दोनों लोग जो हैं
दो अपोजिट कुव्वतें हैं, इक्वल एंड अपोजिट कुव्वतें हैं, और दो अलग अलग पॉइंट्स पर अमल कर रही हैं। इसका नतीजा ये होगा कि ये वाला जो पोल है, ये पोल गर्दिश करके ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगा और उतनी देर में ये पोल ऊपर जाएगा। फिर अगले राउंड के अंदर ये पोल नीचे आएगा और ये पोल वापस ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये वाइब्रेट होता रहेगा ऊपर नीचे। इसके अंदर एक तरह से एंगुलर एसएचएम यानी जावियाई एहतजाज उसके अंदर नज़र आएंगे। ओके, हमको ये देखना है कि इस मैग्नातिस का, यानी ये जो बार मैग्नातिस है, ये जो बार मैग्नेट है, इस पर अमल करने वाला गर्दिशा कितना होगा, और फिर हमको ये देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ओके, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो कि मान लो कि ये जो सिम्थ है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की है, और ये वाली जो सिम्थ है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इन दोनों के दरमियान जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनसे उमूदन एक गर्दिशा अमल करेगा, यानी गर्दिशा जो है वो यहाँ पर एम बार और बी बार ये दोनों वेक्टर से उमूदन जाएगा, इनसे परपेंडिकुलर जाएगा। ओके, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गर्दिशा जो है वो एम बार क्रॉस बी बार है। अब आप यहाँ पर क्रॉस हटा लो। जैसे आप यहाँ पर क्रॉस हटाएंगे तो उसकी जगह पर साइन थीटा आ जाएगा। तो टॉ इज इक्वल टू हमको मिला एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आप याद रखिए एम का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी का मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन, और थीटा जो है वो एम बार और बी बार के दरमियान का जाविया है। ओके, अब हम इस चीज़ को यूज़ करके थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लेना है, यानी हमको मान लीजिए कि हमको इस मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा मालूम करना है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि तवानाई बिलकवा हमेशा किए गए काम के बराबर होती है। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाए। आप देखो, काम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एक्स, और ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है ख़ती हरकत के लिए। ओके, ख़ती हरकत में किया गया काम हमेशा कुव्वत और हटाव के हासिल ज़रफ़ के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप याद रखो कि अगर कोई जिस्म जावियाई हरकत करे, एंगुलर मोशन अगर वो करता है, तो फिर उसका किया गया काम जो है वो W इज़ इक्वल टू एफ जो है, ये जो कुव्वत है इसकी जगह पर टॉ आ जाएगा, गर्दिशा आ जाएगा, इनटू ये जो एक्स है यानी ख़ती हटाव जो है ये हट जाएगा, और इसकी जगह पर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी जावियाई हटाव थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि काम के लिए जो फार्मूला होता है वो है गर्दिशा ज़रब जावियाई हटाव, गर्दिशा ज़रब जावियाई हटाव। ओके, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आप याद रखो कि काम जो है, किया गया काम जो है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अगर हमको एक फार्मूला बनाना हो तो उसका फार्मूला आ जाएगा टॉ इंटू थीटा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला बनेगा टॉ यानी गर्दिशा ज़रब थीटा, थीटा जो है वो जावियाई हटाव है। ओके, और अगर मान लो कि जावियाई हटाव बहुत छोटा है तो हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में डी थीटा लेंगे, तो फिर जो तवानाई बिलकवा होगी वो डिफरेंशियल फॉर्म में डी यू लेना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से तो डी यू इज़ इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। ओके, यहाँ पर ये तवानाई बिलकवा का डिफरेंशियल कंसेप्ट हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म में उसका फार्मूला बन गया। तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन करो कि जो एंगल, जो बार मैग्नातिस है उसको एक छोटा सा एंगल दिया गया डी थीटा। ओके, डी थीटा जो है वो एक छोटा सा एंगल है। तो जब आप टॉ को डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन के बराबर होगा, काम के बराबर। लेकिन काम तवानाई बिलकवा होता है, इसलिए ये फार्मूला आ जाएगा तवानाई बिलकवा का, यानी मैग्नातिसी तवानाई बिलकवा जो है वो हो जाएगी टॉ ज़रब डी थीटा के बराबर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूले का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर टॉ की वैल्यू लेकर आ जाओ। आप देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉ की वैल्यू देखे थे। टॉ की वैल्यू ये आपके सामने है, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी यू सफिक्स एम। एम यहाँ पर ये जो स्मॉल है सफिक्स एम, सफिक्स में जो स्मॉल एम है वो मैग्नेटिक के लिए है, यानी
मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टॉ की कीमत है एम बी साइन थीटा इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा। ओके, अब आप देखो कि ये छोटी सी तवानाई बिलकवा है। अगर हमको मुकम्मल तौर पे तवानाई बिलकवा चाहिए तो इस इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन डी यू सफिक्स एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब आप इसमें से इंटीग्रेशन यू डी यू एम जो है वो यू एम हो जाएगा। ओके, ये जो लेफ्ट साइड है आप देखो इधर, यहाँ पर ये टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इस साइड में यहाँ पर एम और बी कांस्टेंट है तो उनको बाहर कर दिए इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ बची है वो ये है, यानी इंटीग्रेशन साइन थीटा और उसके साथ में डी थीटा है। ओके, अब आप याद रखो कि इंटीग्रेशन साइन थीटा जो है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जो है उसका आंसर होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा हमेशा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो वो चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसी हम इसकी जगह पर, यानी यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी जगह पर जब हम माइनस कॉस थीटा लेंगे तो ये माइनस साइन सामने लिखी जा सकती है। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा इस अंदाज में, u सफिक्स m इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा। आप लोग याद रखो ये फॉर्मूला जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उस बार मैग्नेट के लिए जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख कर उसको डिस्टर्ब किया गया है थीटा एंगल से। ओके, यानी जब आप किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखेंगे और उसको थीटा एंगल से डिस्टर्ब कर देंगे तब उसकी तवानाई बिलकवा माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होगी। ओके, तो ये था तवानाई बिलकवा का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके तीन अलग अलग हालतों का, तीन अलग अलग मामलात का, तीन अलग अलग केसेस की स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पहला केस हम लेंगे, केस 1, हम मानकर चलेंगे कि एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है। पहला केस हम एकदम छोटे एंगल के लिए ले लेते। जाहिर सी बात है अगर आप एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अब आप थीटा यानी कॉस थीटा की ये कीमत अगर ऊपर के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा यू एम इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी। ओके, याद रखो कि ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है माइनस एम इंटू बी, ये फॉर्मूला उस वक्त का है जब हमने मैग्नातीसी मैदान और बार मैग्नेट इन दो लोगों को एक दूसरे से पैरेलल माना था। ओके, जब हम उनके दरमियान का एंगल 0 लेंगे, मतलब जब वो दोनों मुतवाजी होंगे, बार मैग्नातीस और बैरूनी मैग्नातीसी मैदान दोनों जब एक दूसरे से मुतवाजी होंगे, उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस एम इंटू बी। अब आप याद रखना कि माइनस एम इंटू बी जो है ये मिनिमम नंबर है, क्योंकि निगेटिव नंबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम कीमत को जाहिर कर, ये फार्मूला जो है ये तवानाई बिलकवा की कम से कम कीमत यानी अकल तरीन कीमत या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको जाहिर कर रहा है। और आप लोग एक उसूल याद रखो, कोई भी निज़ाम, कोई भी दुनिया का कोई भी निज़ाम अगर आपने लिए और उसके अंदर अगर आपको एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मिलती है तो वो जो हालत है वो मोस्ट स्टेबल हालत होती है, यानी सबसे ज़्यादा पक्की हालत, सबसे ज़्यादा मुस्तहकम हालत। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट जो है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्तहकम होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इस बात से एक चीज़ हमको सीखने को मिली और वो ये है कि अगर बार मैग्नातीस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से मुतवाज़ी होते हैं तब मैग्नातीस की हालत सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी मुस्तहकम होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इस हालत में उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम होती है, वो कम से कम होती है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले केस पर। केस नंबर 2, मान लो कि ये जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री का जो एंगल है वो जाहिर सी बात है वो मैग्नातीसी मैदान और बार यानी बार मैग्नातीस और बैरूनी मैग्नातीसी मैदान दोनों के दरमियान का एंगल 180 है। 180 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल होना, यानी एक दूसरे से मुतवाजी तो होना लेकिन मुखालिफ सिमत में। तो ये सूरत में कॉस थीटा की जो वैल्यू है,
कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1। ओके, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू -1 अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा u∗m इज इक्वल टू -m इंटू बी इंटू -1। जाहिर है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते, ये हो जाएगा प्लस, और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी u∗m इज इक्वल टू प्लस m इंटू बी। अब आप गौर से देखो, प्लस m इंटू बी, जाहिर सी बात है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये तवानाई बिलकवा की आज़म तरीन कीमत है। ओके, बड़े से बड़ी तवानाई, और ये कब मिली? जब हमने 180 डिग्री का ज़ाविया फ़र्ज करा। मतलब जब बार मैग्नातीस और बैरूनी मैग्नातीसी मैदान एक दूसरे से ज़िद मुतवाज़ी हालत में होंगे, एंटी पैरेलल हालत में होंगे, उस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, आज़म तरीन होगी। ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मिलेगी। अब ये वाली जो हालत होती है मैक्सिमम एनर्जी की, तो आप लोग याद रखिए कि जब किसी सिस्टम की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उस वक्त वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में होता है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत जो है वो, या बेचैनी की जो हालत बोलेंगे हम उसको, उसे हम कहेंगे गैर मुस्तहकम हालत, यानी अनस्टेबल स्टेट। तो आप याद रखिए, जब बार मैग्नातीस और बैरूनी मैग्नातीसी मैदान एक दूसरे से मुतवाज़ी होंगे उस सूरत में वो मुस्तहकम हालत यानी स्टेबल स्टेट में होंगे, और जब बार मैग्नातीस और बैरूनी मैग्नातीसी मैदान ज़िद मुतवाज़ी हालत में यानी एंटी पैरेलल हालत में होंगे उस वक्त वो हाईली अनस्टेबल हालत में होंगे, यानी बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर गैर मुस्तहकम हालत, एक बेचैन वाली हालत आप बोल सकते हैं, या एक उबूरी हालत आप इसको कह सकते हैं। मैग्नातीस इस हालत में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ओके, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में बहुत जल्दी हरकत करके इस हालत को चेंज करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि यकसा मैग्नातीसी अमाला मैदान के अंदर रखा हुआ बार मैग्नातीस मुस्तहकम हालत में कब होता है और गैर मुस्तहकम हालत में कब होता है? तो वो मुस्तहकम हालत में उस वक्त होता है जब वो दोनों मुतवाज़ी होते हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और बार मैग्नातीस गैर मुस्तहकम हालत में उस वक्त होता है जब एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जब बार मैग्नातीस और मैग्नातीसी मैदान एक दूसरे से एंटी पैरेलल हालत में होंगे, ज़िद मुतवाज़ी हालत में होंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं तीसरे और आखिरी केस पर। मान लो कि जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब जो बार मैग्नातीस है वो बैरूनी मैग्नातीसी मैदान से उमुदन है, तो ऐसी सूरत में थीटा बराबर 90 लेना पड़ेगा, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप कॉस थीटा की 0 वैल्यू मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा की के फॉर्मूले में रखेंगे, आपको ये रिजल्ट मिलेगा um इज इक्वल टू 0। मतलब बार मैग्नातीस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 मिली है। ओके, ये था मैग्नातीसी यकसा मैग्नातीसी मैदान में बार मैग्नातीस की एहतिजाजी हरकत और उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा। अब अगर हम यहाँ पर मैग्नातीसी तवानाई बिलकवा का एंगल थीटा के लिहाज से, यानी एंगल थीटा के वेरिएशन के लिहाज से अगर उसका ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ग्राफ जो है ये कोसाइन कर्व है। आप याद रखो कि ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये कोसाइन कर्व है। जब हम कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम प्लॉट करते हैं तो वो उसका नेचर ऐसा ही मिलता है इस अंदाज में। तो ये कोसाइन कर्व हम इसे कहेंगे, और ये कर्व बता रहा है कि शुरू में मैग्नेट की जो एनर्जी है वो मिनिमम है और वो है -m इंटू बी, फिर उसकी औसत कीमत आ गई 0 90 डिग्री पर, और फिर उसकी आज़म कीमत आ गई यानी ये वाले पॉइंट पर +m इंटू बी, और एंगल था 180 डिग्री। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का इस चैप्टर का पहला आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के सेकंड आर्टिकल पर। सेकंड आर्टिकल जो है वो इस तरह से है कि यकसा मैग्नातीसी अमाला मैदान में गर्दिश कर रहे बार मैग्नातीस एहतिजाजी हरकत के लिए यानी उसकी एहतिजाजी हरकत के लिए तफरीकी मसावत या डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हासिल करना है, और
उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो जो तफरीकी मसावत मिलेगी, उसको इस्तेमाल करके मैग्नातीस का वक्त दौरान मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बार मैग्नातीस की एहतेजाजी हरकत कैसे होती है। आप देखो, यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और एक मैग्नातीसी मैदान में वो रखा हुआ है। तो होगा ये कि ये जो प्लस एम बार है, इसके अमल की वजह से ये मैग्नेट इधर जाने की कोशिश करेगा और साउथ पोल के मैग्नातीसी मैदान की वजह से ये पोल इधर जाने की कोशिश करेगा। यानी दोनों अपोजिट सिमतों में जाएंगे, अपोजिट अलग अलग एंड से। नतीजा ये निकलेगा कि ये वाला पोल इधर जाएगा और ये वाला पोल ऐसा जाएगा ऊपर, और इस तरह से यहाँ पे आपको रोटेशन यानी गर्दिशी हरकत होते हुए नज़र आएगी। आप यहाँ पे याद रखो कि गर्दिशी हरकत उसी वक्त होती है जब वहाँ पर गर्दिशा अमल करे। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना है। मान लो कि गर्दिशा जो है, टॉ जो है, उसकी कीमत जैसा हमने इससे पहले वाले इसमें देखा था, मतलब अभी कुछ देर पहले हमने इसकी कीमत देखे थे, वो थी एम बार क्रॉस बी बार या एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर हम गर्दिशा की यहाँ पर बात करते हैं तो गर्दिशा जो है वो हमेशा टॉ इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार के बराबर होता है। ओके, टॉ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार, इसके बराबर रहेगा। और यहाँ पर आप याद रखिए कि जिस गर्दिशे की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली बैरूनी गर्दिशा है। ये वो गर्दिशा है जो इस बार मैग्नेट के ऊपर अमल कर रहा है बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, बाहर वाला ये जो मैग्नेटिसी मैदान है उसकी वजह से ये टॉर्क इसके ऊपर पैदा होगा। अब इस टॉर्क की वजह से इस बार मैग्नेट के ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसको इधर खींचेगी, और साउथ पोल के ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसको इधर खींचेगी। नतीजे में इसने रोटेट होना है, इसने ऐसे रोटेट होना है, इसने ऐसे रोटेट होना है। तो इस रोटेशन के ख़िलाफ़ इसको वापस बहाल करने के लिए, यानी रिस्टोर करने के लिए, वापस पुरानी हालत में लाने के लिए इस बार मैग्नेट के अंदर एक अपोज करने वाला, मुखालिफत करने वाला एक गर्दिशा इसके अंदर पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या बहाली गर्दिशा। वो जो बहाली गर्दिशा है वो इस एक्सटर्नल गर्दिशा के ख़िलाफ़ रहेगा, यानी इसके मुखालिफ रहेगा। इसीलिए अगर हमको यहाँ पर अगर बहाली गर्दिशा कर लेना है तो वो आ जाएगा टॉ बार इज इक्वल टू माइनस एम बार क्रॉस बी बार। ओके, आप देखिए एम बार क्रॉस बी बार ये उस गर्दिशे का फॉर्मूला है जो मैग्नेटिक फील्ड ने अमल किया, और माइनस एम बार इंटू बी बार जो है ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क या बहाली गर्दिशा होगा। और इस जगह पर हमको बहाली गर्दिशा यानी रिस्टोरिंग टॉर्क की ही बात करना है। ओके, तो आप देखिए उसका फॉर्मूला बन जाएगा टॉ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार। यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, इस फार्मूले में यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है ये उसके रिस्टोरिंग होने की अलामत है। मतलब ये उस मैग्नेट के अंदर पैदा हो रहा है और ये अंदरूनी इंटरनल टाइप का गर्दिशा है। मतलब ये उस मैग्नेट के अंदर पैदा होगा ताकि वो उसको रिस्टोर कर सके। ओके, अब आप ये क्रॉस हटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई जिस्म ख़ती हरकत करता है तो उस वक्त हम उसकी जो कुव्वत का जो हम लोग फार्मूला जो आमतौर पर बनाते हैं वो फार्मूला होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई जिस्म रोटेशनल मोशन करे, गर्दिशी हरकत करे या एहतिजाजी हरकत करे तो इस कुव्वत की जगह पर आ जाएगा टॉ गर्दिशा। ओके, इज इक्वल टू ये जो एम है इसकी जगह पर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जमूद का म्यार असर, इनटू ये जो ए है इसकी जगह पर आ जाएगा अल्फ़ा यानी ज़ावियाई इसरा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इस वक्त ये जो फार्मूला आप देख रहे हो स्क्रीन पर,
टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। बेसिकली ये फार्मूला यही वाला है, यानी यहाँ पर इस फार्मूले का जो मीनिंग है, आप इस फार्मूले का जो मीनिंग है उसको एक बार अच्छे से एकदम क्लियर अंदाज में ध्यान में रखो। आप देखो इसमें ये जो पहले हमारा पुराना कई मरतबा ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसको अगर हम कॉपी करेंगे तो एफ की जगह पर टॉ आएगा, एम की जगह पर आई आएगा और ए की जगह पर अल्फ़ा आएगा। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला बना सकते हैं। ओके, तो ये एक फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है इसमें। तो टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। अब आप देखो टॉ इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, अब सवाल पैदा होगा कि यहाँ ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जिसको हम ज़ावियाई इसरा कहते हैं, इसकी कीमत को हम कैसे मालूम करेंगे, मतलब ये इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो तीन चीज़ें हैं जिनकी हमको बार बार ज़रूरत पड़ती ख़ती हरकत में। एक है एक्स, एक है वी और एक है ए। ओके, ये जो वी है वेलोसिटी, ये होती है डी एक्स बाय डी टी के बराबर, और ये जो ए है ये होता है डी वी बाय डी टी के बराबर। ओके, एक्स का मतलब यहाँ पर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ख़ती हटाओ। वी का मतलब है लीनियर वेलोसिटी यानी ख़ती रफ्तार। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो हमेशा डी एक्स बाई डी टी के बराबर रहेगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट के ख़ती हटाव की तब्दीली की शरह के बराबर। उसी तरह से ये जो ए है ख़ती इसरा, ये हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होगा, मतलब ख़ती रफ्तार की तब्दीली की शरह के बराबर होगा। ये वाला कंसेप्ट अब हम पूरी तरह से यूज़ करेंगे गर्दिशी हरकत के लिए। आप देखो गर्दिशी हरकत की शुरुआत के अंदर सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा ज़ावियाई हटाव, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर आएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उसका फॉर्मूला बनेगा डी थीटा बाय डी टी। ओके, और फिर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, आप लोग एक बार फिर से देखो, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी ज़ावियाई हटाव है। उसके बाद ये जो ओमेगा है तो ये ज़ावियाई रफ्तार, ज़ावियाई रफ्तार या एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला रहेगा डी थीटा बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ज़ावियाई हटाव की तब्दीली की शरह। और ये जो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर, अल्फ़ा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, ये जो ओमेगा है इसकी जगह पर अगर हमने ये वैल्यू लिए तो क्या होगा। ओके, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, इसमें से आप डी बाय डी टी को अलग कर दो, और ये जो ओमेगा है इसको लिख सकते हो डी थीटा बाय डी टी। ओके, ऊपर जो ओमेगा है उसको मैंने बाजू में लिख दिया डी थीटा बाय डी टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डी और ये डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा बाय डी टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। इसका मतलब जब हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो एक्चुअली वो काय के बराबर होता है, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, समझ में आया। एक बार फिर से देखो आप, अल्फ़ा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, इसमें से डी बाई डी टी को अलग करें और ओमेगा की वैल्यू लिख दिए डी थीटा बाई डी टी, और अब यहाँ पर ये डी और ये डी और ये डी को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया डी टू थीटा, और डी टी और डी टी को मल्टीप्लाई करें तो बन गया डी टी का स्क्वायर। ओके, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर होता है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ओके, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे। अब वापस आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू था माइनस एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। अल्फ़ा की जगह पर हम लेंगे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ओके, अब इसमें से आप आई को शिफ्ट करो उधर, तो देखो ये क्या बनेगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी और अपॉन में आई चला गया इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में इसे कहते हैं लिमिट का फॉर्मूला। लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो लिमिट का जो फॉर्मूला है ये कहता है कि अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो या ज़ीरो की तरफ जाने वाला हो, यानी ज़ीरो की तरफ जाने वाला मतलब उसकी वैल्यू बहुत डिक्रीज़ कर रहे हैं अगर, तो ऐसी सूरत में साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। अगर आपने इसमें थीटा को उधर शिफ्ट कर दिए तो आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, मतलब ये चीज़ हमको यहाँ पर मिली कि अगर कोई जाविया थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो उस सूरत में हम साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे कंडीशन ये याद रखो लेकिन कि अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा है तब हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। और ये चीज़ अगर इक्वेशन थर्ड में रख दिए तो देखिए क्या बनेगा, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब यहाँ पर आप याद रखो कि जावियाई सादा मौसी की हरकत जो होती है यानी एंगुलर एस एच एम। ओके, एंगुलर एस एच एम का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये इक्वेशन 5 है। अब आपके सामने यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं। ये जो दोनों इक्वेशंस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आप देखो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस में एम बी अपॉन आई, यहाँ पर है माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। मतलब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये इसके बराबर होगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे हमको वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। अब ओमेगा का स्क्वायर हटा लो तो ये रूट में आ जाता, अंडर रूट एम बी अपॉन आई। अब ओमेगा हटा लो तो वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि आपको पता है ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है 2 पाई अपॉन टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। जैसे ही इसको यहाँ ला के रखेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो इसका। जब आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे ये होगा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, इस साइड में ये क्या था एम बी अपॉन आई, तो ये उल्टा हो जाएगा आई अपॉन एम बी। अब 2 पाई को शिफ्ट कर दो। ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी, ये उस बार मैग्नेट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट हो रहा है। ओके, यानी अगर कोई बार मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो इर्तियाश करता है, अगर वो वाइब्रेट होता है, इर्तियाशी हरकत करता है या एंगुलर एस एच एम करता है यानी जावियाई सादा मौसी की हरकत करता है, तब उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर। अब हम इसी डेरिवेशन को और बेहतर करने यानी और इसकी आइडिया को क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए यहाँ जिस न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं तो उसको एक बार आप देख लो। एक बार मैग्नातीस का जमूद का म्यार असर 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो उफ़क़ी सतह में 10 एहतिजाजी गर्दिशें फ़ी मिनट मुकम्मल कर रहा है। अगर ज़मीन के मैग्नातीसी मैदान का उफ़क़ी अमाला 0.36 गॉज हो तब उस बार मैग्नातीस का मैग्नातीसी म्यार असर मालूम कीजिए। तो आप लोग देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं पहले हम उनको लिख लेंगे। इसमें आप देखो सबसे पहली चीज़ दी गई है जमूद का म्यार असर, वो है 500 ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप देखो ग्राम जो है उसका मतलब होगा 10 का पावर -3 किलोग्राम, और ये जो सेंटीमीटर का स्क्वायर है जब आप इसको मीटर स्क्वायर बनाओगे तो 10 का पावर -2 का स्क्वायर यानी -4 होगा, और इस तरीके से -3 और -4 हो जाएगा -7। तो कन्वर्शन आप याद रखो। ओके, यानी यहाँ पर ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये नंबर 10 का पावर -7 ये कन्वर्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा। चलो ओके, इसके बाद आपको तवातिर दी गई थी। तवातिर है 10 ऑसिलेशंस 1 मिनट में। अब इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखो 10 ऑसिलेशन है कितनी देर में, 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसका मतलब 1/6। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 1/6 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इसका मतलब ये हुआ कि
एक ऑसिलेशन 6 सेकंड में। ओके, 6 सेकंड्स के अंदर एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। और अगर 6 सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड 6 सेकंड होना चाहिए। आप वैसे भी ये फॉर्मूला याद रखो, एन इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा 1/n। यानी 1/6 को उल्टा कर दिए तो टी की जो वैल्यू है वो आना चाहिए 6। 1/6 का उल्टा यानी 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम पीरियड 6 सेकंड दिया हुआ है। ज़मीन का जो मैग्नेटिसी हमारा जो दिया हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो है 0.36 गॉज। तो ये गॉज को हटाना पड़ेगा। आप याद रखो 1 गॉज जो है वो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। इसलिए हम 0.36 गॉज को कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में, तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करो। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√I/m/b। अब इस फॉर्मूले में हमको मालूम करना है m, यानी हमारा टारगेट एक्चुअली m मालूम करना है, और वो अंडर रूट में है, इसलिए सबसे पहले उसको रूट से बाहर निकालो। तो उसके लिए स्क्वायर कर डाले दोनों साइड का। जब स्क्वायर किए तो वो बन गया t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का हो गया पाई स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो गया तो I/m/b। और अब क्या करें, m को उधर लेकर गए, टी स्क्वायर को इधर ला लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट m मालूम करना है ना, इसलिए m इक्वल टू बना दो इसको। तो m उधर लेकर गए, टी स्क्वायर को इधर लाए, तो m इज इक्वल टू 4π² I/t²/b। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। देखो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा 4 × 9.87। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ याद रखो, ये जो नंबर है ये एक्चुअली पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आप ये ले सकते हो। ओके, पाई स्क्वायर 9.87 के करीब होता है उसकी वैल्यू। ओके, तो ये पाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू ले लिए इंटू 510⁻⁻7/6 का स्क्वायर, 6 मतलब टाइम पीरियड। ओके, इंटू 0.36 10⁻⁻4, ये बी की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर हर एक की वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो ये जो 6 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 36। ओके, और ये जो 4 है इससे आप इस 36 को कट कर सकते हैं तो आपको 9 मिलेगा। 4 9 36, इसलिए 6 का स्क्वायर कट गया, 4 से 36, 4 9 36 यानी 9 आ गया। अब दूसरी चीज़ आप देखो 10⁻⁻4, इसको ऊपर शिफ्ट करे तो -7 ऊपर था, नीचे से +4 ऊपर चला गया, यानी -4 ऊपर गया तो ऊपर जाकर वो +4 हो गया, तो -7 + 4 यानी -3, इसलिए 10⁻⁻3 आ गया। ओके, चलो और इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ऊपर वाले जो नंबर है 9.87 × 5 × 10 का पावर, वो जो 500 के 2 जीरो थे वो उसमें मिला लिए, इसलिए 10⁻⁻1 बन गया। ठीक है, अब इन सबको ऊपर वाले नंबरों को सॉल्व किए, वो आ गया 4.935। नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 3.24। और जब आप 4.935 को 3.24 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 1.523 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, log a/b वाला फार्मूला। log a/b के फार्मूले से ये बन जाएगा log a - log b। ओके, तो ये फार्मूले में a की जगह पर 4.935 लेना है और b की जगह पर 3.24। तो जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.523 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा और आपने पूरा नोट डाउन कर लिए होंगे। आप स्टडी करते रहिए और अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह इस चैप्टर का अगला जो पार्ट होगा वो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।